हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, अपनी सफलता के लिए निरंतर तत्पर होंगे, प्रयत्न कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले भी बताया, इससे पहले मेरी 2 पुलिस एक्ट 1861 पर वीडियो आ चुकी हैं और जब भी मैंने ये बताया था कि बहुत जल्दी इंडियन एविडेंस एक्ट पर भी वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पर एक वीडियो आ चुकी है। आशा करता हूं कि इससे सभी लाभान्वित होंगे। साक्ष्य क्या है, इसे डिस्कस करने से पहले हम पूरे अधिनियम का ओवरव्यू जानेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है, ये कब इनेक्ट हुआ, इसका अधिनियम संख्या क्या है, कितने इसके अंदर भाग हैं, कितने इसके अंदर अध्याय हैं, इसका नेचर क्या है। इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी की जो परीक्षा, जिसकी अनुमानित तिथि 10 जुलाई आई हुई है, उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जो है 25 नंबर का आएगा, यानी कि 25 क्वेश्चंस जो आएंगे वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम से आएगा। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। अगर जब मैं बात करूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की, तो इसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ये अधिनियम क्रमांक संख्या जो है इसकी 1 है, यानी कि ये 1872 का अधिनियम संख्या या अधिनियम क्रमांक संख्या जो है 1 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को गवर्नर जनरल की सहमति 15 मार्च 1872 को मिली। 1 सितंबर 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ। इसके ड्राफ्ट को, जो इसके प्रारूप को जो तैयार किया, वो सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया। इसका प्रारूप जो बनाया, इसे तैयार जो किया, वो सर जेम्स स्टीफन ने किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर कुल भाग 3 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर कुल भाग 3 है, अध्याय 11 है और इसमें जो है धारा 2 और अनुसूची 1, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 भाग 11 अध्याय, 3 भाग 11 अध्याय और एक अनुसूची भी थी। धारा 2 और अनुसूची 1 को 1938 के संशोधन अधिनियम द्वारा निश्चित कर दिया गया है। मैं दोबारा बता रहा हूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भाग 3, अध्याय 11 और एक अनुसूची भी थी, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 और अनुसूची 1 को 1938 के संशोधन अधिनियम द्वारा निश्चित कर दिया गया है। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुछ धाराएं अंतः स्थापित की गई हैं। मैंने इससे पहले जब पुलिस एक्ट को पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि अंतः स्थापन क्या होता है। जब 2 धाराओं के बीच एक नई धारा जोड़ी जाती है, जब 2 धाराओं के बीच कोई एक नई धारा जोड़ी जाती है तो वो अंतः स्थापन कहलाता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये धारा, जैसे धारा 22 के, धारा 45 के, धारा 47 के, 53 के, 65 के, 65 के, 65 के, 67 के, 73 के, 81 के, 85 के, 85 के, 85 के, 88 के, 90 के, 111 के, 113 के, 113 के, 114 के, ये धाराएं जो है अंतः स्थापित हैं, जो कि मूल अधिनियम में नहीं थी, बाद में संशोधन करके इन धाराओं को जोड़ा गया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है एक प्रक्रियात्मक विधि है, प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है। याद रखिएगा, विधियां जो है 2 तरह की होती है, एक तो सारवान विधि और दूसरा प्रक्रिया विधि। सारवान विधि और प्रक्रिया विधि। और जब हम सारवान विधि को देखेंगे तो सारवान विधि को फिर 2 कैटेगरी में बांटेंगे, दीवानी सारवान विधि, आपराधिक सारवान विधि। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि दीवानी सारवान विधि होती क्या है। वह विधि जो पक्षकारों के अधिकार और दायित्वों को परिभाषित करती है और साथ ही साथ
इन अधिकार और दायित्वों का इन अधिकारों का और कर्तव्यों के उल्लंघन होने पर उपचार की व्यवस्था करती है, वो सिविल दीवानी विधि कहलाती है। इसी तरह से जब हम बात करेंगे सारवान आपराधिक विधि की, जैसा मैंने आपको बताया कि विधि जो है वो दो तरह की होती है, सारवान विधि और प्रक्रिया विधि। सारवान विधि को फिर हम दो कैटेगरी में, दो भागों में बांटेंगे, सारवान दीवानी विधि, सारवान आपराधिक विधि। सारवान दीवानी विधि वह विधि की वह शाखा है जो पक्षकारों के अधिकार, दायित्व और कर्तव्यों को परिभाषित करती है और साथ ही साथ इनके उल्लंघन पर उपचार की भी व्यवस्था करती है। तो ऐसी विधि जो है सारवान दीवानी विधि कहलाती है। वहीं मैं बात करूं सारवान आपराधिक विधि की, तो सारवान आपराधिक विधि वह विधि है या सारवान आपराधिक विधि विधि की वह शाखा है जो अपराधों को परिभाषित करती है, अपराधों को परिभाषित करती है और साथ ही साथ अपराध के दिए उल्लंघन होने पर दंड की भी व्यवस्था करती है। यानी कि अपराध को परिभाषित करती है, साथ ही साथ अपराधों का उल्लंघन होने पर उनके लिए दंड की भी व्यवस्था करती है। तो ये क्या होती है? सारवान विधि होती है। वहीं दूसरी चीज तरफ हम बात करेंगे प्रक्रियात्मक विधि की। तो प्रक्रियात्मक विधि वह विधि होती है जो सारवान विधि के द्वारा जो उपचार दिए गए हैं उन उपचारों को लागू कराने के लिए जो प्रक्रिया को विनियमित करती है या मशीनरी प्रोवाइड कराती है। यानी कि सारवान विधि को के द्वारा दिए गए उपचारों को लागू कराने के लिए जो प्रक्रिया बताती है या जो एक मशीनरी प्रोवाइड कराती है वो क्या कहलाती है? प्रक्रिया विधि कहलाती है। इसी तरह से अगर जो मैं बात करूं क्रिमिनल के मैटर में, वह विधि जो अपराधों के उल्लंघन पर दिए जाने वाले दंड को लागू कराने के लिए प्रक्रिया प्रावधानित करती है या मशीनरी प्रोवाइड करती है, वो प्रक्रियात्मक विधि कहती है। जैसे सपोज करो आईपीसी ने अगर जो ए है, ए ने बी को चाकू मारा, ए ने क्या करा? बी को चाकू मारा, जिससे कि बी की डेथ कोज होगी, बी की मृत्यु कारित हो गई। तो अब सारवान विधि का क्या काम है? सारवान विधि पहले तो यह बताएगी कि इसने अपराध कौन सा किया है और दूसरी चीज क्या बताएगी कि इस अपराध के लिए दंड क्या है। तो जब हम आईपीसी को देखेंगे तो आईपीसी बताएगी कि इसने जो है हत्या का अपराध किया है और हत्या क्या है, हत्या को परिभाषित कहां किया गया है, उसके लिए हमें धारा 300 देखनी पड़ेगी। इसी के साथ फिर दूसरी चीज ये देखनी पड़ेगी कि हत्या के लिए क्या कोई दंड है और अगर जो वो दंड है तो कितना है, उसके लिए हमें सेक्शन 302 यानी कि 302 को देखना पड़ेगा, जिसमें यह कहा गया कि या तो कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा या लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगा, यानी कि या तो मृत्यु दंड मिलेगा या आजीवन कारावास मिलेगा। अब ये बता दिया सारवान विधि ने कि जो हत्या करेगा उसको या तो मृत्यु दंड मिलेगा या आजीवन कारावास मिलेगा। ये मृत्यु दंड का निष्पादन कैसे होगा, मृत्यु दंड मिलेगा कैसे, यानी कि यहां पर बता दिया कि मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन मृत्यु दंड मिलेगा कैसे, उसके लिए जो मशीनरी प्रोवाइड कराएगी, उसके लिए जो प्रक्रिया प्रदान कराएगी वो प्रक्रियात्मक विधि कराएगी। और प्रक्रियात्मक विधि क्या कहती है? भैया पहले एफआईआर करा दो, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर इंक्वायरी होगी, फिर ट्रायल होगा, फिर या एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा। जनरली ये बात है। तो अगर जब मैं बात करूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रक्रियात्मक विधि है। तो पहला क्वेश्चन, सामान्यतः जनरली साक्ष्य विधि प्रक्रियात्मक विधि है, लेकिन प्रक्रियात्मक विधि होते हुए भी कुछ भाग सारवान प्रकृति के हैं, जैसा कि विबंध चैप्टर 8 धारा 115 से 117 जो विबंध के बारे में व्यवस्था करता है, ये जो है सारवान विधि से संबंधित है। सारवान विधि से संबंधित है कि यानी कि जनरली भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है? प्रक्रिया विधि है, लेकिन प्रक्रिया विधि होते हुए भी इसके कुछ भाग सारवान विधि से संबंधित हैं। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23, धारा 52 और धारा 115 केवल सिविल मामलों में लागू है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23, धारा 52 और धारा 115 सिर्फ और सिर्फ सिविल मामलों में लागू है। और वहीं अगर जो मैं बात करूं धारा 29 की, धारा 105 की, धारा 111 क की, धारा 113 क की और धारा 113
ख की और धारा 114 क की, ये जो है ये सिर्फ दांडिक मामलों में लागू होती है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है और जहां से पीटी का क्वेश्चन आया हुआ है, देखो पीटी के क्वेश्चन कहां से आए हुए हैं। सबसे पहली बात, एक तो सहमति को मालूम किया जाता है जनरली, ये कब लागू हुआ, इसका प्रारूप किसने तैयार करा, इसमें कितने भाग हैं, इसमें कितने अध्याय हैं। दूसरी चीज जो है ये सारवान विधि है या प्रक्रियात्मक विधि है, इसके कौन कौन से उपबंध जो हैं केवल सिविल मामलों में लागू होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये मालूम किया जाता है कि भारतीय साक्ष्य विधि जो है ये लेक्स फोरी है या लेक्स लोकी है। तो लेक्स फोरी और लेक्स लोकी होता क्या है, आज आप इसे पढ़ें और पढ़ने के बाद मुझे कमेंट करें कि लेक्स लोकी और लेक्स फोरी विधि क्या है, और नहीं तो कल की वीडियो में मैं इसे समझाऊंगा। तो सिर्फ आप इतना याद रखना, इसे जो है अपने मस्तिष्क में बसा लेना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो लेक्स फोरी है। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल भाग 3 हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। अगर जो हम देखें, भाग 1 जो धारा 1 से लेकर 55 तक है और जिसका टाइटल है तथ्यों की सुसंगति। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का भाग 1 धारा 1 से 55 तक है और जिसका टाइटल है तथ्यों की सुसंगति। वहीं अगर जो हम बात करें भाग 2 की, तो भाग 2 का विस्तार जो है धारा 56 से 100 तक है, जिसका टाइटल है सबूत के विषय में। और वहीं बात करें हम भाग 3 की, तो भाग 3 का विस्तार धारा 101 से धारा 167 तक है और जिसका टाइटल है साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव। और वहीं अगर जो मैं बात करूं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 11 अध्याय हैं। पहला अध्याय जो है उसका टाइटल है प्रारंभिक, जो धारा 1 से धारा 1 से 4 तक है। वहीं चैप्टर 2 जो है अध्याय 2, इसका टाइटल है तथ्यों की सुसंगति के विषय में, जिसका विस्तार धारा 5 से 55 तक है। वहीं अगर जो मैं बात करूं अध्याय 3 की, तो अध्याय 3 का विस्तार जो है धारा 56 से लेकर 58 तक है, जिसका टाइटल है तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। और वही बात करूं मैं अध्याय 4 की, जिसका विस्तार धारा 59 से 60 तक है और ये जो है मौखिक साक्ष्य के विषय में है इसका टाइटल। और वहीं अगर जो मैं बात करूं धारा 5 की, तो धारा 5 अगर जो वही मैं बात करूं अध्याय 5 की, तो अध्याय 5 जिसका टाइटल है दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में और जिसका विस्तार धारा 61 से 90 तक है। और वहीं मैं अगर जो बात करूं अध्याय 6 की, तो अध्याय 6 जिसका टाइटल है दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में, जिसका विस्तार धारा 91 से 100 तक है। और वहीं अगर जो मैं बात करूं अध्याय 7 की, तो अध्याय 7 का विस्तार धारा 101 से 114 तक है और जिसका टाइटल है सबूत के भार के विषय में। वहीं अध्याय 8 जिसका टाइटल है विबंध और जो धारा 115 से 117 तक इसका विस्तार है। वहीं अगर जो मैं बात करूं अध्याय 9 की, तो उसका टाइटल है साक्ष्यों के विषय में, जिसका विस्तार धारा 118 से 134 तक है। और वहीं अगर जो मैं बात करूं अध्याय 10 की, जिसका टाइटल है साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में, जो धारा 135 से 166 तक विस्तारित है। और वहीं करें हम बात अध्याय 11 की, जो इस अधिनियम का आखिरी अध्याय है, जिसका टाइटल है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में। तो इसमें कुल मिलाकर एक सेक्शन है 167। यानी कि हम देख सकते हैं कि संहिता का जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसका सबसे छोटा अध्याय वो 11 है। तो मैं एक बार और बता देता हूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्रमांक संख्या 1 है। इसको सहमति जो मिली 15 मार्च 1872 को मिली, 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। इसका प्रारूप सर जेम्स स्टीफन ने तैयार करा। इसमें कुल भाग 3 है, अध्याय 11 है। इसके जो धारा 2 और अनुसूची 1 को 1938 के संशोधन अधिनियम द्वारा निश्चित कर दिया गया है। इसमें यह धाराएं जो है अंतः स्थापित की गई हैं। यह जो है प्रक्रियात्मक विधि है, लेकिन प्रक्रियात्मक विधि होने के बाद भी इसका चैप्टर 8 जो है वो सारवान विधि से संबंधित है, जिसका टाइटल विबंध है। इसी के साथ साथ हमने देखा धारा 23, 52 और 115 जो है ये केवल सिविल मामलों में लागू होती हैं। वहीं धारा 29, 105, 111A, 113A, 113B और 114A ये दांडिक मामलों में लागू होती हैं। और वहीं हमने बात की
इसके भाग, यहाँ पे इसके जो है भाग से पहले हम बात करते हैं कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो लेक्स 4 ही है। इसके अंदर 3 भाग हैं। पहले भाग का विस्तार धारा 1 से 55 तक है, दूसरे भाग का विस्तार 56 से 100 तक है और तीसरे भाग का विस्तार धारा 101 से 167 तक है। और वहीं अगर जो हम बात करें अध्याय की, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल अध्याय 11 हैं। पहला अध्याय 1 से 4 तक, दूसरा अध्याय 5 से 55 तक, तीसरा अध्याय 56 से 58 तक यानी कि धारा 56 से 58 तक, और चौथा अध्याय जो है इसका धारा 59 से 60 तक है। पांचवा अध्याय जो है 61 से 90 क्या तक है। छठा अध्याय जो है धारा 91 से 100 तक है। सातवां अध्याय जो है 101 से 114 क्या तक है। आठवां अध्याय जो है धारा 115 से 117 तक, और अध्याय 9 जो है वो धारा 118 से 134 तक, और अध्याय 10 जो है 135 से 166 तक, और अध्याय 11 167 तक। आज जो हमने देखा, आज हमने इस अधिनियम के ओवरव्यू को देखा। कल हम बात करेंगे कि साक्ष्य होता क्या है, इसकी प्रस्तावना की, धारा और इसकी धारा की। कल हम इसे जो है अब रेगुलर निरंतर एक के बाद एक वीडियो आती रहेगी, इसलिए आप जो है वीडियो से लगातार बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अब तो 5-1 मिनट की हुई है।